नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संजीवनी सेवा ने गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व प्रदेश के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर संवाद कार्यक्रम के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान घर से बाहर निकलना जोखिम भरा था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सा परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा कारगर साबित हुई है। हरियाणावासी भाइयों बहनों, मैं आज उन सज्जनों से बातचीत कर रहा हूं जिन्होंने अपना अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य का ई संजीवनी पद्धति के माध्यम से इलाज करवाया है। वैसे तो मैं हर शनिवार को ऐसे किसी एक वर्ग से बातचीत करता हूं, लेकिन इस बार शनिवार को अपने को पता है कि सीईटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा, जिसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया अपने करियर को बनाने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसी कारण से उस आज के इस कार्यक्रम को यानी शनिवार की बजाय आज सोमवार करने का तय किया था। तो इससे आपको असुविधा भी हुई होगी। आशा है आप मेरी इस बात को ध्यान करके इस असुविधा को एक प्रकार से मेरी स्थिति को समझेंगे और इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है, और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था, तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से मैं ठीक। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया है। प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक और 22 टेली कंसल्टेशन हब स्थापित किए गए हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर पीजीआई MER चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब शुरू किए गए।
इनके माध्यम से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का सीधा संपर्क संभव हो सका। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था, और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहाँ से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी, एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संजीवनी के जरिए टेली कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा के स्वास्थ्य परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव हुआ। इस सेवा से मरीजों के इलाज का खर्च न के बराबर है और आने जाने की दिक्कत भी खत्म हुई है। साथ ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में भी सुधार हुआ है। इसका एक और लाभ ये भी है कि एक स्थान पर अपने घर बैठे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजीवनी सेवाओं ने हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी, और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं। अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने पाया कि जनसंख्या के अनुसार डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। साल 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की 700 सीटें थी। हमारी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया। आज बहुत से मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीटें लगभग 1900 हो चुकी हैं। अभी जितने मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं, उनके बनने से मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 हो जाएगी। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था,
वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है। और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में हैं, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए। हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए चिरायु आयुष्मान योजना शुरू की है। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। अब इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी शामिल किए गए हैं। इसमें लगभग 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1,500 रुपए वार्षिक जमा करवाने होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ड्रग फ्री अभियान बनाने के लिए 25 दिन तक साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करना है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब और वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसके तहत 32 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच और विभिन्न प्रकार के 1,72 लाख मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। कभी कभी व्यक्ति को बीमारी का पता नहीं लगता है, बीमार होने के बाद इलाज की ओर वो उत्सुक हो जाता है। इलाज के लिए वो ओपीडी भी जाएगा, ई-संजीवनी का उपयोग करेगा, अस्पताल में आवश्यकता पड़े तो इलाज कराएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक क्षणों में होती है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है। इस बात को भी ध्यान करते हुए हमने तय किया कि गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार शारीरिक परीक्षण, यानी उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया। और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं। और इसके तहत 25 प्रकार के जो मानक हैं, उसमें ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच ये होती है। अभी तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच हो चुकी है। 1,72 टेस्ट ऐसे किए जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां जो उनको पता नहीं था, और पता लगने के बाद उनको इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया, वहां उनका इलाज अच्छे प्रकार से इलाज हुआ। बहुत से लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। जिनको इलाज की और आवश्यकता होती है उनको रेफर भी किया जाता है, अथवा उनको दवाई दे करके उस इलाज के लिए और उसको एक प्रकार से ठीक किया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राज नारायण कौशिक, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र मलिक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक
गौरव गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई बड़े प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई बड़े कदम भी उठाए, जिसके तहत मनोहर सरकार को किसानों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में किसानों को जागरूक करने के लिए कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं, ताकि हरियाणा में किसान और उनके परिवारों के जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सके, जिसके लिए सरकार कई योजनाएं और कई नीतियों पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर भी सरकार बेहद सक्रिय है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप राज्य सरकार की ओर से पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके तहत हरियाणा में अब तक पराली जलाने के 714 मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान वर्ष 2022 में पराली जलाने के 893 मामले सामने आए थे। साल 2021 में इनकी संख्या 1508 थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लिया है और किसानों के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने में काफी सफलता पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार न केवल जागरूकता अभियान चला रही है, बल्कि हरियाणा सरकार की ओर से पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनें और उपकरण भी मुहैया करवा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में लगातार घट रही पराली जलाने की घटनाओं से साबित होता है कि फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल साबित हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पराली के जीरो बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम भी उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पराली जलाने पर निगरानी और रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हरियाणा के गांव-गांव तक विकास परियोजनाएं पहुंच रही हैं। यही वजह है कि हरियाणा की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 जिलों के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की 30 जल आपूर्ति और 9 सीवरेज परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मनोहर सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि हरियाणा प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 15 जिलों में सीवरेज परियोजनाएं क्रियान्वित करने को मंजूरी दी है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार ने जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान दे रही है। 15 जिलों में 1018 करोड़ रुपए की लागत की 30 जलापूर्ति परियोजनाएं क्रियान्वित होंगी। 283 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज परियोजनाएं की जाएंगी क्रियान्वित। अंबाला, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जिंद, पंचकूला, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा शामिल है। चरखी दादरी, यमुनानगर, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, पलवल में भी परियोजना का होगा क्रियान्वयन। जिंद शहर में 388.27 करोड़ की लागत से नहर आधारित जलापूर्ति योजना का निर्माण। जिला चरखी दादरी में 115 करोड़ रुपए की लागत से रॉ वाटर पंपिंग स्टेशन का निर्माण।
वाटर वर्क्स में मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण और वितरण लाइनें बिछाने का होगा काम। 55.58 करोड़ की लागत से जिला हिसार के बरवाला शहर की जलापूर्ति योजना का विस्तार। जिला जिंद के नरवाना शहर में 44.55 करोड़ की लागत से नेटवर्क लाइन बिछाने का कार्य। 34.24 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का विस्तार को मंजूरी। 30.17 करोड़ रुपए की लागत से आदमपुर टाउन में जलापूर्ति योजना का होगा विस्तार। 30.97 करोड़ की लागत से हांसी टाउन जिला हिसार में वाटर वर्क्स का होगा नवीनीकरण। मौजूदा वाटर वर्क्स संरचनाओं की मरम्मत कार्य को भी मंजूरी मिली। 283 करोड़ रुपए की लागत से 9 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई। सिरसा जिले के रानिया में नहर आधारित वाटर वर्क्स के निर्माण को मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृत 2.0 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी 425 करोड़ रुपए से अधिक की 18 जल आपूर्ति परियोजनाएं पाइपलाइन में, जिन्हें जल्दी मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला सिरसा की रानिया शहर के लिए नहर आधारित वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए ई भूमि पोर्टल के जरिए भूमि की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। हरियाणा सरकार ने जमीन खरीद के लिए 14.15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में पितृत्व लाभ योजना कौन से साल में लागू किया गया था। इसका सही जवाब है सी, साल 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राकेश कुमार यमुनानगर से। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ए, साल 2015, बी, साल 2018, सी, साल 2022, डी, साल 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ योजनाओं तक पहुंचाना है और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा, तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।